फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10th एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर की एक्टिविटी आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ये एक्टिविटी सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पहले 1 2 3 एक्टिविटी के बारे में देखेंगे, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर इन एक्टिविटीज में हुआ क्या था। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1 से। इस एक्टिविटी की शुरुआत में ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कॉशन लिखा है। कॉशन का मतलब सावधान हो जाइए कि यहाँ पे कुछ खतरा है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुइटेबल आई ग्लासेस। फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हमारे लिए खतरा है। फ्रेंड्स, हमें कहा जा रहा है कि इस एक्टिविटी को टीचर्स के प्रेजेंस यानी कि टीचर्स के सामने ही करें, और अगर जो ये एक्टिविटी कर रहा है उसको लिए ये कहा गया है कि वो किसी आई ग्लासेस यानी कि कोई चश्मे का प्रयोग करे। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैंड पेपर के साथ जो मैग्नीशियम रिबन को जलाना है उसको थोड़ा सा साफ कर ले, घिस ले। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो मैग्नीशियम रिबन है उस पर ना, वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रखाया रहता है तो उस पर बहुत सारे ऑक्साइड या कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। और कैसे जम जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है। तो मैग्नीशियम का रिबन इन दोनों के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब की लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेता है। इसी की वजह से इसको सैंड पेपर से घिसने के लिए कहा जा रहा है। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि टोंग्स यानी कि चिमटे के प्रयोग से इसको पकड़ने के लिए, ताकि जो इसको एक्टिविटी को कर रहा है उसको कोई खतरा ना हो, उसको कोई जलने का खतरा ना हो। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज सोन इन फिगर 1.1। और कहा जा रहा है कि इसको एक बर्नर के हेल्प से जलाने के लिए या स्पिरिट बर्नर के हेल्प से जलाने के लिए, और जो ऐश यानी कि जो राख निकलती है उसको ऐसे वॉच ग्लास में, ऐसा ही एक वॉच ग्लास लेके उसमें कलेक्ट करने के लिए। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। और ये भी कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जितना दूर हो सके अपने आंखों से दूर ही जलाने के लिए। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी जब उसे जलाया जाता है, तो वो एक बहुत ही डेजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी कि बहुत ही चमकीला व्हाइट फ्लेम के साथ रिएक्ट करता है। और ये चमकीला व्हाइट फ्लेम को देखने से हमारे आंखों पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आई ग्लास का यूज करें और जितना दूर हो सके अपने से मैग्नीशियम रिबन को रखें। अब बोला जा रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब इसके ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पे आप ये देख सकते हो कि रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर जो नया सबस्टांस बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, और ये व्हाइट कलर का पाउडर है। और इसका इक्वेशन इस प्रकार है। तो इसका इक्वेशन ये है Mg+O2 गिव्स MgO प्लस हीट। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रेक्टेंट्स का काम मैग्नीशियम कर रहा है और ऑक्सीजन कर रहा है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। और प्रोडक्ट निकल कर आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज हो रहा है। और गाइस, ये एक कौन सा केमिकल रिएक्शन का टाइप है ये आप लोग अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट के तौर पे भले ही हमें हीट मिला है, लेकिन हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है बनने के बाद। और प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास फिर सिर्फ बचेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि गाइस, आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट एक मिलेगा हमको जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप या फिर आप कह सकते हो एग्जाम्पल है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिविटी 1.1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगले एक्टिविटी पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड में रियलिटी में फ़र्क क्या होता है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दो इमेज दिखाई दे रहा होगा। ये जो पहला वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज मैग्नीशियम मेटल का है,
और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का इमेज है, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है उसके बाद में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। आप लोग इमेज में साफ साफ देख ही पा रहे होंगे। तो अब चलते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। सो एक्टिविटी 1.2 में कहा जा रहा है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, यानी कि लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करना है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और ऐसा करने पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो गाइज इसका ऑब्जर्वेशन इस प्रकार है। तो गाइज यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों रिएक्टेंट्स का काम कर रहा है और प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। और गाइज देख सकते हो कि यहाँ पे जो लीड नाइट्रेट था वो एक्वस फॉर्म में है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है, और जो हमको प्रोडक्ट मिला है लीड आयोडाइड वो एक सॉलिड फॉर्म में है, और जो एक और प्रोडक्ट मिला है पोटेशियम नाइट्रेट ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे येलो पीपीटी लिखा है गाइस, तो यहाँ पे पीपीटी लिखा है प्रेसिपिटेट के लिए, यानी कि यहाँ पे जो लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है तो लीड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट के तौर पे निकला है, और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए ये एक प्रेसिपिटेट है। और यहाँ पे आप लोग इमेज में भी क्लियरली देख पा रहे होंगे कि येलो प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड का कैसा दिखता है। और गाइस ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ये वाला रिएक्शन। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है, आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो लीड का एटम एक है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी लीड का एटम एक है, और नाइट्रेट के एटम्स दो हैं, और इधर साइड में नाइट्रेट का एटम एक है लेकिन उससे पहले दो कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रेट के एटम्स भी इधर दो हो गए और बचा पोटेशियम। तो पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में दो है और प्रोडक्ट साइड में भी दो है, और जो आयोडीन है वो भी रिएक्टेंट साइड में दो है, क्योंकि यहाँ पे दो कोफिशिएंट के तौर पे यूज हुआ है, और इधर तो दो है ही प्रोडक्ट साइड में। तो गाइज ये एक पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसमें यही ऑब्जर्व करके पाया जा रहा है कि येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है जो कि लीड आयोडाइड है, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और गाइज प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिख सकते हो आप। तो अब चलते हैं अगले एक्टिविटी 1.3 पे। सो हमारा अगला एक्टिविटी कहता है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। तो हमको कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे जिंक के टुकड़े लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क जो आपके पास अवेलेबल है उसमें। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, और हमें कहा जा रहा है कि ये जो जिंक ग्रेनुअल्स हमने लिया है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके पास अवेलेबल है उसको लेने के लिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन लगा हुआ है गाइस, यानी कि इस रिएक्शन में भी कुछ खतरा है। आपको ये कहा जा रहा है कि हैंडल द एसिड विथ केयर, यानी कि जो एसिड आपको मिला है उसको अच्छे से रखने के लिए और अच्छे से उसमें जिंक में डालने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों से थोड़ी भी गलती होती है तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो कि हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे सावधानी के लिए कहा गया है कि एसिड को ध्यान से रखें। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, और कहा जा रहा है कि क्या आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया, यानी कि जिंक ग्रेनुअल्स जिसमें रखाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर कुछ हो रहा है, और क्या हो रहा है ये अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये है कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसका टच करके देखने के लिए कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग हो रहा है या नहीं। तो अब देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन, यानी कि आखिर इस रिएक्शन में हो क्या रहा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज है जिसमें कि दिखाया गया है कि जिंक के ग्रेन्यूल से रिएक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो जो टुकड़े टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के टुकड़े हैं, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नहीं नहीं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक नहीं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को लिया गया है इस इमेज में। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जिंक ग्रेनुअल से कुछ छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हो बबल्स निकलते हुए। तो गाइस ये बबल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लगा है जिसके मदद से बाहर निकल रहा है, एटमोसफेयर में जा रहा है। और
यहाँ पे जो जिंक ग्रेनुअल्स है उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। और अगर आप इसको रियलिटी में करके देखते हो अपने घर पे या अपने स्कूल के लैब में, तो आप लोग जब इस कोनिकल फ्लास्क को, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, तो इसको जब आप लोग टच करोगे तो ये काफी आपको गर्म फील होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में अच्छे अमाउंट में, यानी कि आप कह सकते हो इनफ अमाउंट में हीट रिलीज होता है। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और ये एक आप कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फेट था और इधर रिएक्टेंट साइड में जिंक था। तो प्रोडक्ट साइड में हमको मिला है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोगों ने 8 क्लास में एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, जिसमें कि ये बताया गया था कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। और गाइज यहाँ पे जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा वो एक्वस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। और हमको जो प्रोडक्ट मिला है जिंक सल्फेट वो भी एक्वस फॉर्म में मिला है, और हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में मिला था, जो कि अब इस कॉर्क में लगे हुए ग्लास ट्यूब के मदद से, इस ग्लास ट्यूब की मदद से एटमोसफेयर में जा चुका है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपने इन तीनों एक्टिविटियों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से समझा और जाना कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या था। और मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है गाइस। तो होप कि यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी जो कि बचे हुए हैं इस चैप्टर